friends, myself Chiranjilal Kalawat, Vivekanand Senior Secondary School Nimkatana, as a political science faculty. कोरोना के चलते इस महामारी में आज ये संकट पूरी दुनिया पर आया है और इसी वजह से घर रह कर के महफूज रह कर के हम ऑनलाइन क्लासेज जो हैं या फिर YouTube चैनल के माध्यम से घर बैठे आप स्टडी करें। तो आज हम 12th पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 1, न्याय। ये जो पहला चैप्टर है न्याय, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पार्ट का पहला चैप्टर है और न्याय संबंधी जो अवधारणा रही, न्याय संबंधी अवधारणा, इसका सामान्य परिचय क्या रहा, इसके बारे में जानेंगे। कि न्याय के बारे में प्राचीन काल से ही अलग अलग मान्यताएं रही हैं। जैसे कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर यदि देखें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में भी यूनानी राजनीतिक विचारकों ने न्याय के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए और प्राचीन कालीन भारतीय दृष्टिकोण में भी न्याय के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न विचार देखने को मिलते हैं। पाश्चात्य राजनीतिक दृष्टिकोण में और भारतीय राजनीतिक दृष्टिकोण की तुलना करें तो मनुष्य के चारित्रिक सद्गुणों पर बल दिया गया है। मनुष्य को नैतिक मूल्यों की ओर प्रवृत्त होना चाहिए और मनुष्य में सद्गुण विकसित होने चाहिए, तभी व्यक्ति न्याय की ओर अग्रसर हो सकता है। और सद्गुण जो है वो मनुष्य की आत्मा का जो है एक नैतिक गुण है। चाहे प्रत्येक व्यक्ति जो है यदि अपने कर्तव्यों का निश्चित तौर पर पालन करे तो उनमें न्याय की भावना विकसित होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दूसरों के कार्यों में अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इस बात पर जोर दिया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जाने तो प्राचीन कालीन विचारकों में कौटिल्य हैं, मनु हैं, अनेक विचारकों ने अपने अपने विचार रखे न्याय संबंधी संकल्पना के बारे में। यूनानी राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम प्लेटो ने न्याय की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की और न्याय के बारे में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। प्लेटो ने मनुष्य की आत्मा का महत्वपूर्ण मूलभूत गुण माना है न्याय को, कि मनुष्य की आत्मा का ये सद्गुण है। न्याय के आधार पर ही व्यक्ति आगे विकास कर सकता है, अपने चारित्रिक गुणों का विकास कर सकता है। जिसमें चारित्रिक गुणों की प्रधानता होगी वही व्यक्ति न्यायिक व्यवहार कर पाएगा, वही व्यक्ति न्यायिक व्यवहार कर पाने में समर्थ होगा। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक जो निर्णय है उसको प्रभावित करने में न्याय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए न्याय एक मौलिक तत्व है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सद्व्यवहार करना चाहिए, सद आचरण करना चाहिए। मध्यकालीन चिंतन में भी संत थॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन, इन्होंने न्याय के बारे में विचार व्यक्त किए। एक ईश्वरीय राज्य की परिकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की। आधुनिक चिंतन की यदि हम बात करें तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन में हॉब्स हैं, ह्यूम हैं, कार्ल मार्क्स हैं, इत्यादि विचारकों ने अपने विस्तृत विचार व्यक्त किए।
और समकालीन विचारक जो हैं वो जॉन रॉल्स हैं, जिन्होंने न्याय के बारे में अपने विचारों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की। तो आइए हम न्याय संबंधी इस लेसन में विस्तार पूर्वक हम न्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें सर्वप्रथम प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा, प्लेटो या फिर प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, प्लेटो एक महान यूनानी राजनीतिक चिंतक हुए हैं प्राचीन कालीन समय में। इन्होंने न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये प्लेटो के विचार थे। यदि व्यक्ति सभी अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करेंगे तो समाज में न्याय की प्रतिस्थापना हो, समाज में न्याय विकसित हो पाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करे, अनावश्यक तौर पर किसी भी प्रकार से दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसी प्लेटो की मान्यता रही है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध रचना रिपब्लिक में, प्लेटो की जो रचना सबसे प्रसिद्ध रही वो रिपब्लिक रही, और रिपब्लिक में इन्होंने न्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। रिपब्लिक के भाग 2nd, 3rd और 4th में इन्होंने अपने न्याय की विवेचना प्रस्तुत की। प्लेटो मनुष्य की आत्मा का महत्वपूर्ण मौलिक तत्व मानते हैं, न्याय को एक महत्वपूर्ण सद्गुण मानते हैं, और इसके बारे में उन्होंने विवेचना प्रस्तुत की। प्लेटो की न्याय की विचारधारा के बारे में पाश्चात्य विचारक इवेंस्टीन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इवेंस्टीन ने कहा कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं, सभी तत्व मौजूद हैं, ऐसा इवेंस्टीन ने कहा। किसने कहा? इवेंस्टीन ने, कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित हैं। तो इवेंस्टीन ने भी प्लेटो की विचारधारा के बारे में इस तरीके से अपना पक्ष रखा। प्लेटो मानवीय समाज में न्याय को विस्तृत रूप के आधार पर स्पष्ट करने के लिए उन्होंने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया, क्योंकि वो समाज में व्यक्तिगत न्याय को अलग देखना चाह रहे थे और सामाजिक और राजनीतिक न्याय को अलग वे में ले जा रहे थे। उन्होंने 2 आधारों पर अपने न्याय संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए समाज के 3 वर्ग निर्धारित किए, जिसमें उन्होंने एक माना व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा उन्होंने माना सामाजिक अथवा राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक व राजनीतिक न्याय जो है और व्यक्तिगत न्याय है, इनको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने समाज के 3 वर्ग निर्धारित किए। समाज के 3 वर्ग। अब वो 3 वर्ग प्लेटो ने बताए, जिसमें पहला वर्ग उन्होंने माना शासक वर्ग, और दूसरा वर्ग इन्होंने माना सैनिक वर्ग। तीसरा वर्ग प्लेटो ने माना उत्पादक वर्ग। तीन वर्गों में इन्होंने समाज को विभाजित किया, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग।
शासक वर्ग के अंतर्गत उन्होंने बुद्धि गुण की प्रधानता वाले लोगों को सम्मिलित किया कि समाज में ऐसे लोग जिनमें बुद्धि का अंश सर्वाधिक पाया जाता है, वो वर्ग शासक वर्ग कहलाने योग्य है। उनमें शासक बनने की सामर्थ्य है, काबिलियत है। तो इसलिए उन्होंने बुद्धिजीवी व्यक्तियों को, जिनमें बुद्धि गुण की प्रधानता ज्यादा हो, उनको शासक करने के काबिल माना। इसलिए उन्होंने पहला वर्ग शासक वर्ग माना। दूसरा वर्ग प्लेटो ने सैनिक वर्ग माना। सैनिक वर्ग के अंतर्गत उन्होंने माना कि जिन व्यक्तियों में शौर्य अथवा साहस गुण की प्रधानता ज्यादा पाई जाती है, शौर्य अथवा साहस गुण की प्रधानता जिनमें ज्यादा पाई जाएगी, वो सैनिक वर्ग कहलाएगा। क्योंकि शौर्य अथवा साहसी व्यक्ति ही अपने राज्य की रक्षा करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए उनमें शौर्य और साहस गुण का होना अति आवश्यक है। तीसरा वर्ग प्लेटो ने माना उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत मतलब ऐसे व्यक्ति समाज में जिनमें इच्छा या तृष्णा गुण की प्रधानता अधिक पाई जाती है, इनका अंश अधिक पाया जाता है, वे व्यक्ति उत्पादक वर्ग में आते हैं। अब इसके अंतर्गत किसान जो है अर्थात कृषक जो है वो भी सम्मिलित है, व्यापारी वर्ग भी इसमें सम्मिलित है, और अन्य मजदूर वर्ग ये सभी शामिल हैं। तो वो उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। वैसे ये तीनों ही गुण, बुद्धि है, शौर्य है, इच्छा है, ये तीनों ही गुण सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कुछ कुछ मात्रा सभी व्यक्तियों में इनकी पाई जाती है, लेकिन प्रकृति ने जिस गुण की प्रधानता हमें ज्यादा प्रदान की है प्राकृतिक तौर पर, उसका हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। इसलिए कुछ व्यक्तियों में बुद्धि गुण की अधिक प्रधानता होती है, तो कुछ व्यक्तियों में शौर्य गुण की प्रधानता अधिक होती है, और कुछ व्यक्तियों में इच्छा या तृष्णा गुण की अधिक प्रधानता होती है। तो इसलिए जिस व्यक्ति में जो ज्यादा अधिक गुण पाया जाए, उसके अनुसार ही वो समाज में कार्य करे, अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करे, समाज अथवा राज्य की सेवा करे। तो प्लेटो ने इस तरीके से समाज में 3 वर्ग निर्धारित किए गुणों के आधार पर। जो प्रकृति ने जो सर्वाधिक गुण प्रदान किया है, हमें उसी का अधिक लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे समाज को कि एक न्यायिक समाज कहा जा सकता है, जिसमें इस प्रकार से गुणों के आधार पर समाज में अधिकार व अवसर सभी को मिले और सभी अपने कर्तव्यों का पालन करें। प्लेटो ने अपने न्यायिक अवधारणा में यह भी कहा कि समाज में दूसरों की भलाई में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपना भला ढूंढना चाहिए। कभी किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, सभी की भलाई करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ही पालन करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी न करे। तो प्लेटो ने अपनी संपूर्ण विचारधारा में नैतिकता पर विशेष बल दिया, एक नैतिक और न्यायिक व्यवहार पर विशेष बल दिया। वो न्याय संबंधी मूल अवधारणा को कानून से पृथक रखना चाहते थे, इसलिए उनके न्यायिक विचार जो है कानून से पृथक है। और इस आधार पर प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
तो प्लेटो जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक थे, उनकी जो ये न्याय संबंधी विस्तृत विवेचना रही, उसमें उन्होंने नैतिकता पर विशेष जोर दिया, जो मनुष्य का आत्मीय सद्गुण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब प्लेटो के न्याय संबंधी विचार के बाद में हम अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अरस्तु भी महान एक यूनानी राजनीतिक विचारक रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में। तो अरस्तु के न्याय संबंधी विचार क्या रहे, उनके बारे में जानते हैं। अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। प्राचीन कालीन यूनानी राजनीतिक चिंतन में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये महान दार्शनिक विचारक हुए हैं। सुकरात के शिष्य प्लेटो रहे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु रहे, लेकिन फिर भी कुछ विचारों में इनमें विषमताएं रही। हालांकि अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मानवीय संबंधों का नियमन ही न्याय है, ऐसा अरस्तु का मानना था। द पॉलिटिक्स इनकी प्रसिद्ध रचना रही। द पॉलिटिक्स मानवीय संबंधों के नियमन को ही इन्होंने न्याय की संज्ञा दी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जिन व्यक्तियों में योग्यता है, सामर्थ्य है, तो उस आधार पर उनमें अधिकार व संपत्ति का वितरण होना चाहिए। उस आधार पर अधिकार व अवसर बांटे जाने चाहिए। तो इस आधार पर अरस्तु ने अपने न्याय संबंधी अवधारणा को दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पहला वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय विद्यार्थियों, वितरणात्मक न्याय से अरस्तु का आशय था कि समाज में अधिकारों का जो वितरण है वो योग्य व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी सामर्थ्य के आधार पर, कुशलता के आधार पर उनको वितरित किया जाना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए उस आधार पर जिससे समाज में न्याय की स्थापना हो। जो व्यक्ति योग्य हैं तो उन्हें अधिकार मिले, अवसर मिले समान रूप से, तो उस आधार पर समाज में न्याय बना रहे, समाज में कहीं अन्याय की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, सभी लोग न्यायिक आचरण व्यवहार करें, न्यायिक सदव्यवहार करें। तो अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय पर विशेष बल दिया और जिस प्रकार से अधिकार जो हैं, अवसर हैं, तो प्रतिष्ठा के आधार पर, समानुपातिक न्याय के आधार पर उनको सही प्रकार से अधिकारों का वितरित व्यक्तियों में होना चाहिए। और दूसरा जो उन्होंने न्याय का प्रतिरूप बताया अपना, वो सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय से आशय अरस्तु के ऐसी न्यायिक अवधारणा से है कि समाज में राज्य का कर्तव्य बनता है कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं उन पर नियंत्रण स्थापित करें, समाज में व्यवस्था उचित ढंग से उनके लिए नियम बनाएं,
कानून बनाए जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे, समाज का सुधार रहे। व्यक्ति कभी भी दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन नहीं करे। कोई भी व्यक्ति समाज में, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करते हैं तो इससे समाज में न्याय विकसित नहीं होता। इसलिए आवश्यक है कि समाज में उचित रूप में सुधारात्मक प्रयास किए जाते रहें। राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और जनता के जीवन का, उनकी संपत्ति का, उनकी समानता और स्वतंत्रता जैसे जो अधिकार है उनकी रक्षा करे। तभी समाज का सुधार संभव है। तो इसलिए अरस्तु ने सुधारात्मक न्याय पर भी विशेष बल दिया। ये अरस्तु की न्याय संबंधी अवधारणा में इन्होंने इस तरीके से दो तरह से विभाजित करके अपनी विवेचना प्रस्तुत की, वितरणात्मक न्याय व सुधारात्मक न्याय। तो ये थी अरस्तु की न्यायिक अवधारणा, अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। तो ये तो रहे प्राचीन कालीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के अनुसार जो न्याय संबंधी विचारधारा रही उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि एंशिएंट टाइम में किस प्रकार से न्यायिक विचार रहे उसके बारे में बताए। जो न्याय संबंधी अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए प्लेटो ने, अरस्तु ने जो अपने विचार व्यक्त किए उनके बारे में आप लोगों ने जाने। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मध्यकाल में न्याय संबंधी, मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचारधारा प्रस्तुत की गई जिसमें दो प्रमुख विद्वानों के नाम आते हैं, पाश्चात्य ईसाई राजनीतिक विचारक, जिनमें संत ऑगस्टाइन एवं संत थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन व संत थॉमस एक्विनास। संत ऑगस्टाइन की जो प्रसिद्ध रचना रही वो थी द सिटी ऑफ गॉड, द सिटी ऑफ गॉड। ये संत ऑगस्टाइन की प्रसिद्ध रचना रही। संत ऑगस्टाइन ने मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में द सिटी ऑफ गॉड में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ऐसा उन्होंने कहा, यह उनका कोटेशन था कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ऐसा संत ऑगस्टाइन ने कहा। इसके अलावा उन्होंने अपनी न्यायिक अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए परिवार, लौकिक राज्य, ईश्वरीय राज्य के रूप में उन्होंने अपनी न्याय संबंधी विचारधारा को प्रस्तुत किया। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति यदि समाज में राज्य के प्रति अर्थात ईश्वरीय राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो इससे उस राज्य में, उस समाज में न्याय की स्थापना होती है। ऐसा संत ऑगस्टाइन ने बल दिया। तो उनका कहना था, उनका मानना था कि समाज में मुख्य तौर पर ईश्वरीय राज्य के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्तव्य हैं वो उनका निर्वाह करें जिससे समाज में न्याय बना रहे। तो इस प्रकार से ये संत ऑगस्टाइन की विचारधारा रही। संत थॉमस एक्विनास ये भी मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में एक प्रसिद्ध ईसाई विचारक रहे। संत थॉमस एक्विनास ने अपने न्याय संबंधी संकल्पना में समानता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया कि समाज में समानता पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।
कि समानता की प्रबल पक्षधर रहे। समाज में मुख्य तौर पर यदि समानता का व्यवहार होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, तो इससे न्याय की स्थापना को बल मिलेगा। उन्होंने न्याय को परिभाषित करते हुए अपने विचार भी रखे कि न्याय एक व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवन जीने एवं उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ऐसा किसने कहा? संत थॉमस एक्विनास ने कहा कि न्याय एक अनुशासित एवं व्यवस्थित जीवन जीने एवं उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। ऐसा संत थॉमस एक्विनास ने कहा। तो इसलिए समाज में जो व्यवस्थाएं हैं या जिस प्रकार से जो नियम बनाए जाते हैं, तो वो व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं, कानून के नियम, ताकि समाज में किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो, अलगाववादी विचार विकसित नहीं हो। तो समाज में जो उचित मांगे होती हैं, उन मांगों के अनुरूप व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, उसके आधार पर नियम बनाए जाने चाहिए। तो ये संत थॉमस एक्विनास की विचारधारा रही। तो इस प्रकार से मेडिवल पीरियड में, मध्यकालीन समय में, संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास, इन्होंने अपने विचारधारा प्रस्तुत की। तो ये इनके विचार रहे, न्याय संबंधी विचार। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने मध्यकाल में भी न्याय संबंधी विचारधारा के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब नेक्स्ट आधुनिक काल में न्याय संबंधी जो विचारधारा है, उसके बारे में कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के इस लेसन में, इस लेक्चर में हमने आप लोगों को प्लेटो, अरस्तु की प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा के बारे में जानकारी प्रदान की। मध्यकाल में न्यायिक विचार किस प्रकार से संत ऑगस्टाइन, संत थॉमस एक्विनास ने प्रस्तुत किए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इसलिए जो है, आप भी घर पर रहकर ये टॉपिक्स जो है उनकी अच्छे से स्टडी करें, और कोरोना के चलते जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इस गंभीर महामारी में अपना भी ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें, और पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें। यही गुजारिश है सभी से। थैंक यू।